आप सभी को मेरा पालागन। मैं अतुल चतुर्वेदी फिरोज़ाबाद से अपने YouTube चैनल आवर हेरिटेज में चलने वाली चतुर्वेदी हेरिटेज सीरीज का अगला एपिसोड लेके आपके सामने प्रस्तुत हूँ। आज के एपिसोड में मैं कुछ तो आपसे चर्चा करूँगा जो सरकारी सेवा अथवा कॉरपोरेट सेवा में जो चतुर्वेदी लोगों ने अपने नाम कमाया, अपना योगदान दिया, इसके अलावा मैं आपसे एक ऐसे वैद्य जी की चर्चा करूंगा जो लगभग 250 साल पहले हुए थे, किंतु उनके किस्से आज भी बताते हैं कि उनकी काबिलियत में कितना दम था। मैं आपको एक ऐसे चतुर्वेदी महानुभाव के बारे में भी बताऊंगा जो कि मधुशाला लिखने वाले प्रसिद्ध कवि हरिवंश राय बच्चन के साथ पढ़े हुए थे। इसके अलावा कुछ और लोगों की भी चर्चा है, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा लखनऊ के नरही में जिनका परिवार रहता है, श्री रमेश पांडे जी की। रमेश पांडे जी भारतीय विदेश सेवा में कार्यरत रहे और उसमें उन्होंने बहुत नाम कमाया। देखिए, हम सिविल सर्विसेज की बात कर चुके हैं, पुलिस सर्विसेज की बात कर चुके हैं, अन्य विविध किस्म की सेवाओं की बात कर चुके हैं, लेकिन आज मैं आपके सामने चर्चा कर रहा हूं एक ऐसे व्यक्ति की जिन्होंने भारत की विदेश सेवा में अपना नाम किया। ये जो रमेश पांडे जी हैं, ये नरही वाले स्वर्गीय जे.के. पांडे जी के पुत्र थे। इन रमेश पांडे जी के विषय में मुझे श्री सुधीर चतुर्वेदी जी ने बताया। सुधीर चतुर्वेदी जी के विषय में अभी आगे चर्चा करूंगा, लेकिन एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात मुझको मालूम पड़ी वो ये कि जो रमेश पांडे जी विदेश सेवा में थे, अच्छे अफसर थे, किंतु एक समय ऐसा आया जब उनको एक बहुत महत्वपूर्ण पोस्टिंग के लिए चुना गया। सुधीर चतुर्वेदी जी बताते हैं कि जब यूनाइटेड किंगडम या इंग्लैंड में हमारे काउंसिल जनरल महात्रे साहब की हत्या हुई थी, तो लगभग 3 वर्ष के लिए वहां किसी अधिकारी की नियुक्ति नहीं हुई थी। हम सब लोग जानते हैं कि कैसा माहौल था, किस किस्म के हालात में उनकी हत्या हुई थी, और भारत सरकार में एक किस्म से ऐसी स्थिति चल रही थी कि उस पद के लिए किसी व्यक्ति के नाम पर निर्णय नहीं हो पा रहा था। हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी ने रमेश पांडे जी का चयन उस पद के लिए किया इंग्लैंड में, जिस पर के 3 साल से कोई व्यक्ति की पोस्टिंग ही नहीं हुई थी। इससे हम आप अंदाज लगा सकते हैं कि कितना काबिलियत रही होगी उनमें। भारत सरकार में जो विदेश सचिव रहे स्वर्गीय एस.के. सिंह जी और स्वर्गीय दीक्षित जी, जिन्हें मणि दीक्षित के नाम से भी जाना जाता था, तो उन लोगों के ये रमेश पांडे जी विशेष विश्वास पात्र थे। सुधीर चतुर्वेदी जी की सबसे बड़ी बहन सुधा जी का विवाह इन रमेश पांडे जी से हुआ था। रमेश पांडे जी अन्य महत्वपूर्ण पदों के अलावा यूनाइटेड किंगडम में काउंसलर जनरल और डिप्टी हाई कमिश्नर के पद पर भी रहे थे। ऐसे लोगों के विषय में जानकारी जब मिलती है तो एक तरफ हमको गर्व भी होता है कि हिंदुस्तान हो या विदेश हो, श्री माथुर चतुर्वेदी समुदाय के सदस्यों ने जहां भी जिम्मेवारी ली है तो उसको पूरी कर्तव्य निष्ठा से निभाया है
और अपनी एक अलग छाप छोड़ी है। अगली चर्चा मैं करूंगा एक ऐसे व्यक्ति की जिन्होंने कॉरपोरेट वर्ल्ड में एक अपनी अलग पहचान बनाई और कुछ ऐसे पदों पर पहुंचे जो कि चतुर्वेदी समुदाय में पहले व्यक्ति बने, और एक स्थान पर तो वो ऐसे पर पहुंचे कि जिसमें वो पहले भारतीय थे। मैं बात कर रहा हूं मूलतः मैनपुरी के श्री सुधीर चतुर्वेदी जी की, वर्तमान में जो नोएडा में रहते हैं। सुधीर चतुर्वेदी जी जो आगरा में रहने वाले मूलतः मैनपुरी के स्वर्गीय गोविंद प्रसाद जी थे, उनके ही परिवार के हैं। गोविंद प्रसाद जी की शख्सियत चतुर्वेदी समुदाय के उन नामचीन लोगों में रही है जिनको कि कलकत्ता से दिल्ली और बंबई सब जगह के चतुर्वेदी लोग जानते थे। गोविंद प्रसाद जी के विषय में मैं आगे किसी एपिसोड में थोड़े विस्तार से चर्चा करूंगा। तो जो मैं सुधीर चतुर्वेदी जी की बात आपसे कह रहा था, ये पहले चतुर्वेदी व्यक्ति हैं जो किसी महारत्न कंपनी के चेयरमैन बने। सुधीर चतुर्वेदी जी सन 2008 में पावर ग्रिड कॉरपोरेशन जो भारत की है उसके चेयरमैन बने, और इस पर पहुंचने वाले वो श्री माथुर चतुर्वेदी समुदाय के पहले व्यक्ति रहे। सन 2012 में सुधीर चतुर्वेदी जी इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के चेयरमैन बने, और इस पद पर पहुंचने वाले भी वो पहले माथुर चतुर्वेदी व्यक्ति हैं। सुधीर चतुर्वेदी जी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन एंड पावर के वाइस चेयरमैन रहे, इंस्टीट्यूट ऑफ पावर इंजीनियरिंग के चेयरमैन रहे 5 साल। इन्होंने जियोलॉजी से एमएससी किया था, बीएससी ऑनर्स किया लखनऊ यूनिवर्सिटी से, और ये एमएससी जियोलॉजी में टॉपर थे। और आगे चल के भी इन्होंने जिस क्षेत्र में, जिस विभाग में, जिस कंपनी में काम किया उसमें अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई। लेकिन इनके बारे में एक जो और बहुत उल्लेखनीय बात है, वो बात यह है कि ये सारी दुनिया में जो 11 सबसे बड़ी कंपनियां हैं जो कि पावर ट्रांसमिशन को हैंडल करती हैं, यानी ऐसे समझ लीजिए कि पावर ट्रांसमिशन जो दुनिया भर में होता है, इनका एक ग्रुप बना हुआ है कंपनियों का, आपसी तालमेल रहता है, और एक दूसरे देशों में क्या करना है, क्या उसके पॉलिसी होगी, इन सब विषयों के लिए एक 11 कंपनियों का ग्रुप है। ये न सिर्फ पहले माथुर चतुर्वेदी अपितु पहले भारतीय हैं जो विश्व की उन सबसे बड़ी 11 पावर ट्रांसमिशन कंपनियों के ग्रुप के चेयरमैन बने। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है, और जो आगे आने वाले जनरेशन है उसके नौजवानों को ऐसी विभूतियों से प्रेरणा लेनी चाहिए। सुधीर चतुर्वेदी जी की पत्नी श्रीमती शोभा चतुर्वेदी डॉक्टर हैं, और वो आईवीएफ एक्सपर्ट हैं नोएडा में। ये जो मैं चौबे हाउस वाला परिवार, जो लोग आगरा चले गए, स्वर्गीय प्रोफेसर चंपाराम जी, जिनके विषय में भी आगे किसी एपिसोड में चर्चा होगी, तो ये चंपाराम जी की ग्रैंड डॉटर हैं, और जो प्रभात चतुर्वेदी जी आईएएस की मैं चर्चा कर चुका हूं, उनकी बहन है शोभा जी, जो कि सुधीर चतुर्वेदी जी की पत्नी है। अब मैं आपसे अगली चर्चा करना चाहूंगा एक ऐसे परिवार की, और उसमें से एक ऐसे अनूठे व्यक्तित्व की जिनका चतुर्वेदी समाज में और सरकारी सेवा में एक अपना अद्भुत योगदान रहा है। मैं बात कर रहा हूं मथुरा के रामदयाल जी के परिवार की। ये जो रामदयाल जी थे, इनके बारे में मुझे बताया गया है कि संभवतः वो मथुरा के पहले ग्रेजुएट्स में से एक थे। कई रियासतों में वो उच्च पदों पर रहे, और उनके 3 पुत्र और 1 पुत्री थी। उनके जो सबसे बड़े पुत्र थे वो नारायण प्रसाद चतुर्वेदी जी थे, जो कि रीवा में वकालत करते थे, और सन 1956 तक विंध्य प्रदेश के एडवोकेट जनरल रहे।
रामदयाल जी के दूसरे पुत्र महेंद्र नाथ जी भी वकालत करते थे और वो मथुरा में रहते थे। मथुरा के प्रसिद्ध नामचीन वकीलों में थे। कांग्रेस पार्टी से भी वो जुड़े हुए थे और वो मथुरा के डिप्टी मेयर भी रहे। इन्हीं महेंद्र नाथ जी के पुत्र गजेंद्र नाथ जी हैं जो मथुरा के प्रसिद्ध वकीलों में हैं, मथुरा के मेयर भी रहे हैं। और गजेंद्र नाथ जी का विवाह, जो मैं हथकांथ, इटावा, कोचीन और आगरा के परिवार की जिक्र कर चुका हूं, मेरी नंसार के परिवार की, मेरी मम्मी के चाचा जी स्वर्गीय दौलत राम जी की पुत्री से हम लोग मुन्नी मौसी कहते थे, उनसे गजेंद्र नाथ जी का विवाह हुआ। गजेंद्र नाथ जी मथुरा के बड़े सीनियर और प्रतिष्ठित वकीलों में हैं और बहुत बड़े समाज सेवी भी हैं। इन रामदयाल जी की पुत्री का विवाह मैनपुरी के श्री हेमचंद्र जी से हुआ था। ये जो हेमचंद्र जी थे, ये मैनपुरी के सफल वकीलों में थे। अब मैं बात करता हूं रामदयाल जी के उन पुत्र की जिनका कि मैं सरकारी सेवा के संदर्भ में और साहित्य के भी थोड़े संदर्भ में चर्चा करना चाहूंगा। स्वर्गीय रघुनाथ प्रसाद जी, जो कि आगरा में बस गए थे, ये एक्साइज विभाग में सेवारत थे। इनकी शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हुई थी और ये वहाँ के प्रतिष्ठित और प्रसिद्ध सर गंगानाथ झा छात्रावास के इनमेट रहे थे। और ये बात मैं इसलिए विशेष तौर पर यहाँ पर बता रहा हूँ कि जो सर गंगानाथ झा छात्रावास या सर सुंदरलाल छात्रावास या सर प्रमदाचरण बनर्जी छात्रावास या A.N. झा छात्रावास हैं, ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बहुत अच्छे नामचीन छात्रावासों में हैं। इनमें से न जाने कितने सिविल सर्वेंट्स निकले हैं, न जाने कितने समाज सेवी और नेता निकले हैं, न जाने कितने व्यापारी निकले हैं, न जाने कितने साहित्यकार निकले हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के लगभग सभी छात्रावासों में श्री माथुर चतुर्वेदी समुदाय के लोगों ने रहकर पढ़ाई की है और अपना यशस्वी कैरियर बनाया है। ये जो रघुनाथ प्रसाद चतुर्वेदी जी थे, ये एक्साइज विभाग में इन्होंने ऐसा योगदान दिया था और लोगों के इतने काम आते थे कि इनको यदि एक्साइज विभाग की रीढ़ की हड्डी के रूप में लोग जानते थे तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं थी। रघुनाथ प्रसाद जी का जन्म 1914 में मथुरा में हुआ था। उन्होंने आगरा में चौबे हॉस्टल में रह के इंटरमीडिएट किया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इंग्लिश में, अंग्रेजी साहित्य में MA किया। साहित्य रत्न भी थे वो। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में रघुपति सहाय फिराक या फिराक गोरखपुरी उनके शिक्षक रहे थे। और प्रसिद्ध कवि हरिवंश राय बच्चन, जिनके पुत्र अमिताभ बच्चन जी से भी सब परिचित हैं, तो ये हरिवंश राय बच्चन जी और रघुनाथ प्रसाद जी सहपाठी भी थे और मित्र भी थे। जब मैं रघुनाथ प्रसाद जी के विषय में जानकारी कर रहा था तो उनकी पुत्री श्रीमती लीना चतुर्वेदी जी, जो कि हमारी मामी जी हैं, हमारे प्रकाश मामा का विवाह श्रीमती लीना चतुर्वेदी जी से हुआ है, तो लीना मामी जी से मैंने कुछ जानकारी मांगी थी और उस जानकारी को देने में उन्होंने बताया कि स्वर्गीय रघुनाथ प्रसाद जी के पुत्र दानिश चतुर्वेदी जी, जिनका विवाह मेरे स्वर्गीय रमेश मामा की पुत्री स्वर्गीय रश्मि जी से हुआ था, दानिश चतुर्वेदी जी ने भी जानकारी में योगदान दिया। और स्वर्गीय रघुनाथ प्रसाद जी के सबसे छोटे पुत्र श्री ज्ञानीश चतुर्वेदी जी, जिनका विवाह कानपुर के स्वर्गीय ब्रह्मानंद जी की पुत्री सीमा जी से हुआ है, जो कि मेरी सज्जन मौसी की पुत्री हैं। तो इन लोगों ने भी जानकारी दी और इसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। तो लीना मामी जी ने जो जानकारी दी उसमें एक बहुत मज़ेदार किस्सा बताया कि जो हरिवंश राय बच्चन जी की प्रसिद्ध कृति मधुशाला थी, तो जब वो बहुत पसंद की जाने लगी तो उनके इस सहपाठी मित्र रघुनाथ प्रसाद जी ने उसके जवाब में
20 कविताओं की पैरोडी बनाकर एक लिखी गौशाला। उनके और हरवंश राय जी के बीच में खूब चुटीले व्यंग होते थे। दोनों मित्र थे और कवि सम्मेलनों में मधुशाला के बाद कई बार गौशाला भी पढ़ी जाती थी। हरवंश राय बच्चन जी अपने पत्रों में अक्सर उन स्वर्णिम दिनों का और हर व्यक्ति के जीवन में जो उसके मित्रों के साथ होता है, जो यूनिवर्सिटी के या छात्र काल के दिन होते हैं, उनको सब मित्र आपस में डिस्कस करते हैं, स्मरण करते हैं, वैसा ही हरवंश राय बच्चन जी और स्वर्गीय रघुनाथ प्रसाद जी करते थे। स्वर्गीय रघुनाथ प्रसाद जी और मेरे नाना जी स्वर्गीय तेजपाल जी, ये भी बहुत अच्छे मित्र हुआ करते थे और उससे आगे बढ़ के ये संबंधी भी ऐसे हुए कि मेरी विपिन मौसी का विवाह स्वर्गीय रघुनाथ प्रसाद जी के सबसे बड़े पुत्र स्वर्गीय मृदुल कुमार जी से हुआ, जो इंडियन ओवरसीज बैंक में जीएम के पद से रिटायर हुए। स्वर्गीय मृदुल मौसा जी भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र रहे थे, सर सुंदरलाल हॉस्टल में रहे थे। अपने मिलने वालों, अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित लोगों में और अपने मित्रों में, रिश्तेदारों में, हर जगह स्वर्गीय मृदुल कुमार चतुर्वेदी जी का बहुत अच्छा लोगों से संबंध संपर्क था। अपने कार्य क्षेत्रों मिलने वालों में उन्होंने बहुत अच्छा सम्मान अर्जित किया। यहाँ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि मृदुल मौसा जी को अच्छे खाने का और साथ में लोगों को खिलाने का बहुत शौक था और कई बार उनके साथ इलाहाबाद में और दिल्ली में और आगरा में अच्छे रेस्टोरेंट्स में जाके बचपन में और अच्छा खाना खाने की कई यादें हम लोगों की भी हैं। ये रिश्ते मैं इसलिए बता देता हूँ कि जब माथुर चतुर्वेदी समुदाय के लोग इन एपिसोड्स को देखें तो आपस के रिश्ते, एक दूसरे के कनेक्शन उनको स्पष्ट तौर पर ध्यान में आते रहे। ये रघुनाथ प्रसाद जी के सबसे बड़े पुत्र, जैसे मैंने बताया, स्वर्गीय मृदुल कुमार जी, उनके दूसरे पुत्र श्री हेमेंद्र चतुर्वेदी जी, जो कि आगरा में प्रतिष्ठित वकील हैं, और उनका विवाह बटेश्वर वाले, जो कि बंबई में बहुत बड़ा जिन्होंने व्यापार किया, स्वर्गीय हनुमान प्रसाद पाठक जी की छोटी पुत्री श्रीमती अनीशा चतुर्वेदी जी से हुआ। रघुनाथ प्रसाद जी के तीसरे पुत्र दानिश कुमार चतुर्वेदी जी का विवाह मेरे मामा स्वर्गीय रमेश चंद चतुर्वेदी जी की पुत्री, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, रश्मि जी से हुआ। और रघुनाथ प्रसाद जी के सबसे छोटे पुत्र श्री ज्ञानीश कुमार चतुर्वेदी जी का विवाह कानपुर के स्वर्गीय ब्रह्मानंद जी की पुत्री सीमा जी से हुआ। रघुनाथ प्रसाद जी के तीसरे पुत्र श्री दानिश कुमार चतुर्वेदी जी इंडियन बैंक में मैनेजर के रूप में कार्यरत थे और बाद में उच्च पद से रिटायर हुए। दानिश कुमार चतुर्वेदी जी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली में जब पढ़ते थे तो मेरा दिल्ली जाना हुआ और उनकी विद्वता, उनका ज्योतिष का ज्ञान और उनका स्वभाव, इन सभी चीज़ों का जो उनसे मिल लेता है, कायल हो जाता है। स्वर्गीय रघुनाथ प्रसाद जी के सबसे छोटे पुत्र श्री ज्ञानीश कुमार चतुर्वेदी जी आगरा में वकालत करते हैं, एक सफल और प्रतिष्ठित वकील हैं। वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में सर सुंदरलाल हॉस्टल में रहकर पढ़े और जिस समय मैं इलाहाबाद पढ़ने गया तो वो भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ रहे थे। वो और प्रोफेसर हेरम चतुर्वेदी जी एक ही बैच के थे, तो काफ़ी हम लोगों का मिलना जुलना था। और ज्ञानीश भाई साहब एक विनोदी स्वभाव, विद्वान व्यक्ति और इसके साथ ही साथ स्पिरिचुअल रुझान के व्यक्ति हैं, थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़े हुए हैं। स्वर्गीय रघुनाथ प्रसाद जी की पुत्री श्रीमती लीना चतुर्वेदी जी, जिनका विवाह हमारे प्रकाश मामा जी से हुआ है, वो लोग दिल्ली में रहते हैं। जब मैं दिल्ली रह के पढ़ाई कर रहा था तो मैं निश्चित तौर पर इस बात को यहाँ पर बताना चाहूँगा कि मैं प्रकाश मामा के ही एक दूसरे घर में रहता था और उनके घर में अगर कोई अच्छा खाने का भोजन बने, चीज़ बने, तो ऐसा हो नहीं सकता था कि खाने के लिए हमको न बुलाया जाए या वो हमको खाने के लिए न लेके आए। स्वर्गीय रघुनाथ प्रसाद जी ने LLB भी किया था
और अपने इस पढ़ाई का उपयोग उन्होंने अपने विभागीय साथियों के लिए हमेशा तैयार रह के किया। लोग उनसे मदद मांगने, राय मशवरा लेने आते थे और इसी वजह से उत्तर प्रदेश एक्साइज परिषद के वो 35 साल तक पदाधिकारी रहे, पहले महासचिव और फिर अध्यक्ष। रघुनाथ प्रसाद चतुर्वेदी जी ने साहित्य के क्षेत्र में अपनी पत्र लेखन विधा के द्वारा अपनी एक अलग पहचान बनाई। जो सामयिक और सामाजिक विषय होते थे उन पर वो एक चुटीले अंदाज में अपने मित्र को पत्र लिखते थे। स्वर्गीय दादाजी बनारसी दास चतुर्वेदी जी पद्म भूषण अक्सर उनसे कहा करते थे कि इन पत्रों को एक पुस्तक का आकार दीजिए। पुस्तक के रूप में इन पत्रों को छपवाने के लिए वो उनको प्रेरित करते थे। स्वर्गीय रघुनाथ प्रसाद जी से जब उनके लाजपत कुंज स्थित रामायण नाम के मकान में आगरा में जाने का कई बार मुझको भी सौभाग्य मिला और उनसे मिलके ऐसा लगता था कि एक नियम के पाबंद विद्वान व्यक्ति से बात हो रही है। एक मुझे मजेदार बात याद आती है कि अपने घर में जिस कमरे में वो बैठ के मिलते थे उस कमरे में पीछे एक बोर्ड पर लिखा हुआ था, बी ब्रीफ, बी क्विक एंड बी गॉन। यानी वो लोगों को बताते थे कि समय की क्या कीमत है। आदमी अगर कोई बात करना चाहे तो संक्षेप में बात करे, अपनी बात को टू द पॉइंट कहे और वो व्यर्थ में समय गंवाने में और गपबाजी करने में, व्यर्थ के बातें करने में उनकी कोई रुचि नहीं रहती थी। ये ऐसी विभूतियां रही हैं चतुर्वेदी समुदाय की, जो कि अपनी जिस सेवा में रहे उसमें तो उन्होंने नाम कमाया ही है, किंतु सेवा से इतर समाज सेवा में भी उन्होंने अच्छा नाम कमाया है। रघुनाथ प्रसाद जी का विवाह मैनपुरी के भैरव प्रसाद जी की पुत्री तरला देवी जी से हुआ था। ये जो भैरव प्रसाद जी थे ये मैनपुरी के काफी बड़े जमींदार थे और ये भी बताया जाता है कि अंग्रेजों के दरबार के आयोजन में मैनपुरी के राजा के बाद इनका हाथ ही लगता था। इनकी जमींदारी मैनपुरी और एटा जिले में कई स्थानों तक फैली हुई थी। जो रघुनाथ प्रसाद जी थे इनका हिंदी अंग्रेजी के अतिरिक्त संस्कृत और फारसी पे भी अच्छा कमांड था, अच्छा ज्ञान था। कभी कभी शेर और श्लोक की रचना करके वो अपने पत्रों में उनका भी प्रयोग करते थे। चतुर्वेदी समाज, अपने एक्साइज विभाग वाला समाज, इसके अतिरिक्त आगरा के समाज में भी उनका योगदान था। वो थियोसॉफिकल सोसाइटी में विशेष सक्रिय थे और आगरा चैप्टर के सभापति रहे। वो नागरी प्रचारणी सभा में आगरा के वर्षों तक मंत्री रहे और उसकी जमीन पर अवैध कब्जे न हो पाए, इसमें भी उनका विशेष योगदान रहा। रघुनाथ प्रसाद जी की चर्चा करने के पीछे एक तो मेरा उद्देश्य ये है कि लोगों को ये मालूम पड़े कि जितने किस्म की सेवाएं भारत में हैं सरकार की, उनमें चतुर्वेदी समुदाय के लोग गए हैं तो उन्होंने अपनी एक अच्छी पहचान बनाई है। उत्तर प्रदेश सरकार के एक्साइज विभाग में श्री कौशल किशोर चतुर्वेदी जी ने भी अपनी सेवाएं दी और बहुत अच्छा यश और नाम अर्जित किया। श्री कौशल किशोर जी वर्तमान में हरदोई में रहते हैं। जैसा मैं पहले के एपिसोड में आपको बता चुका हूं, एक्साइज विभाग में, उत्तर प्रदेश एक्साइज विभाग में मूलतः फतेहपुर करखा के बाद में इटावा बस गए स्वर्गीय फतेह बहादुर चतुर्वेदी जी के पुत्र श्री अजय चतुर्वेदी जी, जो कि मेरे मौसा जी भी हैं। मेरी सबसे छोटी साधना मौसी का विवाह उनसे हुआ है। वो एक्साइज विभाग में रहे और उन्होंने बहुत यश कमाया, एक भले और अच्छे अफसर के रूप में नाम कमाया और एक्साइज विभाग में एक्साइज सर्विस से जाकर जो सर्वोच्च पद हो सकता है अर्थात एडिशनल कमिश्नर के पद तक वो पहुंचे। उनको भी अपने विभाग में अच्छे और कर्मठ अधिकारी के रूप में जाना जाता है। जैसी मैं पहले चर्चा कर चुका हूं फिरोजाबाद के स्वर्गीय पृथ्वीनाथ चतुर्वेदी जी की, जो कि स्वर्गीय शंभुनाथ जी के पुत्र थे और
उनका भी एक्साइज विभाग में एक दबंग अफसर के रूप में नाम था, और वो एक शायर भी थे जिनकी के पुस्तकें भी छपी हैं। दास फिरोजाबादी के नाम से लिखते थे और काफ़ी पॉपुलर शायर थे, और देश में विभिन्न जगहों पर होने वाले मुशायरों में उनको बुलाया जाता था और उनकी बड़ी इज्जत थी उस फ्रेटर्निटी में। मैंने मुरादाबाद के परिवार की चर्चा की है जिसके आनंदवर्धन जी टेलीकॉम विभाग में रहे, उन्हीं के भाई हर्षवर्धन जी भी एक्साइज विभाग में रहे, और उनकी भी पहचान एक बहुत अच्छे, कर्मठ, योग्य और भले अफसर के रूप में रही है। कि श्री माथुर चतुर्वेदी समुदाय के लोग, इनमें एक मूलतः कर्तव्य निष्ठा का गुण है, एक अच्छे अफसर और अच्छे व्यक्ति होने का गुण है, और उनको जहां मौका मिलता है वहां वो अपनी पहचान बनाते हैं। अगली चर्चा में मैं आपको बताना चाहूंगा एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो थे तो सरकारी नौकरी में मध्य प्रदेश सरकार की, लेकिन उनको पढ़ने लिखने का भी शौक था, और उनके व्यक्तिगत कलेक्शन में 3000 से ज्यादा पुस्तकें थी। मैं बात कर रहा हूं स्वर्गीय दिनेश चतुर्वेदी जी की, जिनका जन्म करहल में पन्नालाल जी के यहाँ हुआ था। पन्नालाल जी की चर्चा मैं पहले एक एपिसोड में कर चुका हूँ, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और जेल चले गए थे। तो उनको जब जेलर से खाने के विषय में विवाद हुआ तो जेलर की पत्नी ने अपने पति को खाना देने के लिए मना कर दिया था कि जब तक आप पन्नालाल चतुर्वेदी जी को खाना, उनके कच्चा खाने वाला जो सिस्टम था वो अलाउ नहीं करेंगे घर से, तब तक आपको भी खाना नहीं मिलेगा। वो किस्सा मैं पहले सुना चुका हूं। तो ये जो दिनेश चतुर्वेदी जी थे, इनको देश प्रेम, देश सेवा की भावना तो विरासत में मिली ही थी, और वो कर्मठ अफसर भी थे। कानपुर से बीएससी एग्रीकल्चर करके इन्होंने मध्य प्रदेश सरकार के एग्रीकल्चर विभाग में सेवा को ज्वाइन किया। इनका कार्य का वही समय था 1970 के दशक का, जब भारत में हरित क्रांति का जोर हो रहा था, और ये उन अफसरों में नहीं थे जो कि खाली सरकारी दफ्तरों में बैठ के और फाइलों में काम करते हैं, अपितु इनका जो रुझान था वो फील्ड में जाके और बिल्कुल सामने समस्या को देख के उसका निराकरण करना और वो काम करने का इनकी एक प्रवृत्ति थी। ये जगह जगह जाके किसानों को प्रेरित करते थे, जो सरकार की सुविधाएं हैं वो दिलवाते थे, और इनके इस महत्वपूर्ण योगदान का जो एक सबसे बड़ा असर देखने को मिला, भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसानों को कृषि पंडित अवार्ड मिलता था, वो इनके क्षेत्र में कई बार मिला। कई बार ऐसा हुआ है कि जब इनके संभाग के किसानों को कृषि पंडित अवार्ड मिला तो भारत के राष्ट्रपति के पास दिल्ली में अवार्ड दिलाने के लिए किसानों के साथ ये गए, और भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति स्वर्गीय फखरुद्दीन अली अहमद के पास इनका जाना इस सिलसिले में एकाधिक बार हुआ। शासकीय सेवाओं में कई बार दबाव भी आते हैं, किंतु इनका स्वभाव ऐसा था कि ये दबाव वगैरह मानते नहीं थे, और ऐसे कई अफसरों के चर्चे में पिछले एपिसोड्स में कर चुका हूं। तो इसका परिणाम ये होता था कि इनका ट्रांसफर हो जाता था, किंतु इसकी चिंता किए बिना बैतूल, होशंगाबाद, उज्जैन, मंदसौर, इन सब स्थानों पर इन्होंने डिप्टी डायरेक्टर और ज्वाइंट डायरेक्टर के रूप में काम किया। स्वर्गीय दिनेश चतुर्वेदी जी का एक बहुत बड़ा मिलने जुलने वालों का सर्किल था, जिसमें के अधिकारी, सामाजिक लोग, सब किस्म के लोग थे। शतरंज खेलना, हंसमुख स्वभाव, विनोद प्रिय स्वभाव, किंतु धूल धक्कड़ इस सब में दौरे ज़्यादा करने के कारण इनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ा, और दुर्भाग्य की बात है कि 47 वर्ष की अल्पायु में ही इनकी मृत्यु हो गई। स्वर्गीय दिनेश चंद जी का विवाह हथकांथ, इटावा और बाद में कलकत्ता रहे स्वर्गीय चुन्नी लाल जी की पुत्री श्रीमती सिद्धेश्वरी देवी जी से हुआ था। स्वर्गीय चुन्नी लाल जी यानी मेरी मम्मी के बड़े ताऊ जी। स्वर्गीय दिनेश चतुर्वेदी जी की पुत्री श्रीमती कीर्ति चतुर्वेदी, जो कि कुवैत में रहती हैं, उन्होंने मुझे विशेष तौर पर ये जानकारी उपलब्ध कराई। इसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। यहाँ ये भी उल्लेखनीय है कि स्वर्गीय दिनेश चतुर्वेदी जी को मरणोपरांत मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बेस्ट ऑफिसर के रूप में सम्मानित भी किया गया।
अब मैं आपको एक किस्सा बताना चाहूंगा मैनपुरी के श्री उम्मेद राम जी मिश्र का। ये लगभग बताते हैं 250 वर्ष पहले की बात है। उम्मेद राम मिश्र जी वहां पर मिश्राना टोला में रहते थे और गंज में जब इनको करहल के दरवाजे पर महाराज मैनपुरी द्वारा जगह मिल गई घर बनाने की, तो वहां घर बना लिया। उम्मेद राम मिश्र जी के बारे में बताया जाता है कि वैद्यकी में उनकी सानी नहीं थी। किस्सा इस प्रकार से है कि वो अपने दुकान पर बैठे हुए थे और सामने से किसी व्यक्ति की सवारी जा रही थी। एक्चुअली वो मुरसान के नवाब साहब थे, उनकी सवारी थी, बहुत ठाट बाट से जा रही थी। इन्होंने उनको जाते हुए देखा और इन्होंने साथ में चलने वाले किसी से पूछा कि क्या ये व्यक्ति बार बार पानी पीता है, इसको बार बार प्यास लगती है? तो साथ चलने वालों ने बताया कि हाँ ऐसा ही है। बताया गया कि ये रोगी हैं और ऐसा ही है, ये तो थोड़ी थोड़ी देर पर पानी पीते हैं। तो वैद्य जी ने कहा कि इनके तो जीवन को खतरा है, इनका बचना मुश्किल है, बहुत भयंकर रोग है। जब लोगों ने पूछा कि इसका कुछ इलाज बताइए, तो उन्होंने कहा पानी के स्थान पर इनको मीठा तेल पिलाइए और जब धीमे धीमे इनको ये फर्क मालूम पड़ने लगे कि ये तेल है तो ये स्वस्थ हो जाएंगे। ऐसा ही हुआ और जब वो नवाब साहब स्वस्थ हो गए तो आके इनके पैरों पर गिर पड़े। उन्होंने इनको बहुत धन धान्य देना चाहा, किंतु इन्होंने उसको सहज वृत्ति से मना कर दिया कि मैंने तो अपने कर्तव्य का निर्वहन किया था, मुझे आप बीमार लगे तो मैंने बता दिया, इसमें कोई मैं पारिश्रमिक नहीं लूंगा। पुराने जमाने में ऐसे सादगी पसंद लोग होते थे। इन्हीं उम्मेद राम जी का एक और किस्सा है कि झालरापाटन के महाराज किसी असाध्य रोग से पीड़ित थे। वो इनके पास इलाज को पधारे तो वो कुछ रोग इस किस्म का था कि वैद्य जी ने कहा कि मैं नहीं इलाज करूंगा। जब उनके साथ वालों ने पूछा तो उन्होंने कहा इस किस्म के रोग का बड़े आदमियों का इलाज ये वैद्य जी नहीं करते हैं। बाद में वो महाराज वेश बदल के आए, ऐसा किस्से में वर्णन है जो मैनपुरी के ऊपर एक किताब छपी है, उसमें ये किस्सा मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि ये सामने आना चाहिए। तो वो महाराज सादे वेश में आए तो इन्होंने इलाज किया। उनको अरहर या मसूर को भुनवा कर मंगवाई, चबाने को कहा। थोड़ी देर बाद उन पर नहीं चबी, यानी कुछ इस किस्म का इलाज था जो निहायती देशी किस्म का इलाज था, सहज किस्म का इलाज था, किंतु वो इलाज हुआ और ये जानलेवा बीमारी से झालरापाटन के महाराज की जान बची। बाद में वो उनके पैरों में गिर पड़े बताते हैं और उन्होंने भी बहुत पारिश्रमिक देना चाहा, किंतु इन्होंने उसको भी इस किस्म से स्वीकार नहीं किया। फरवरी 1973 की चतुर्वेदी में इनका संबंधित ये किस्सा भी छपा है कि किसी व्यक्ति के पुत्र की मृत्यु हो गई या वो मृत्यु की लगभग स्थिति में चला गया, तो उसके घर में जब रोना पीटना हो गया तो इनसे कहा, तो इन्होंने कहा मृत्यु का इलाज तो नहीं है। इन्होंने कुछ उनके कट लगा के या कुछ दवाई भरवाई और कहा आधे घंटे तक ये व्यक्ति, ये बच्चा बात करेगा, आप लोग बात कर लो, इससे ज़्यादा इसका जीवन नहीं है। और ऐसा ही हुआ, वो आधे घंटे तक बात करता रहा और फिर चल बसा। मुझे नहीं मालूम है कि इन किस्सों की कितनी ऑथेंटिसिटी है, किंतु जैसा मैंने पहले भी कहा कि हमारा जो कल्चरल हेरिटेज है, इसमें इतिहास है जो प्रमाणिक है, वो प्रमाणिक रूप में हमें मिलता है, उसके प्रमाण मिलते हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ पुश्त दर पुश्त समाज में किस्से चले आते हैं जिनसे ये मालूम पड़ता है कि जिनके विषय में किस्से हैं वो कितने नामचीन लोग थे, अपने फील्ड में बड़े लोग थे और बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ भी कह लीजिए और कार्यकुशल भी कह लीजिए। अब जो एग्जैक्ट किस्से हैं उनमें हो सकता है कि कहीं कहीं समय के संग एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जाने में किस्सों में कतिपय परिवर्तन भी हो गए हों, किंतु फिर भी ये किस्से भी हमारे हेरिटेज का एक महत्वपूर्ण अंश हैं। पुनः वही बात कहना चाहूँगा कि चतुर्वेदी समाज में ऐसी विभूतियाँ हुई हैं और हैं जिनसे नई पीढ़ी को प्रेरणा लेनी चाहिए,
उनके बारे में सिर्फ जानना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनसे प्रेरणा भी लेनी है और अन्य लोगों को भी उनके बारे में बताना है, क्योंकि ये सब हमारे समाज के गौरव हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। यदि आपको एपिसोड पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, औरों से शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे आने वाले दिनों में मैं विदेश में रहने वाले चतुर्वेदी लोगों पर कुछ एपिसोड्स बनाने का प्रयास कर रहा हूं। कुछ जानकारी आ गई है और कुछ जानकारी और आ जाएगी, तो मैं वो भी एपिसोड आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। मेरा आपसे एक निवेदन ये भी है कि कोरोना महामारी दोबारा पूरी तेजी से फैलने लगी है। आप सभी लोग सावधानी बरतिए, इससे बचाव ही सबसे अच्छा उपाय है। इसमें लापरवाही मत बरतिए, लापरवाही बरतना बहुत घातक हो सकता है। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। आप सभी लोगों को मेरा पाला।